नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान के अंदर आज अपने समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आज अपने थोड़ा अध्ययन करते हैं। उन प्रश्नों को देखते हैं उत्तरों के सहित। तो पहला प्रश्न है अपना, गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है, स्पष्ट कीजिए। तो जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसके तहत अपने को बताना है कि भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन कैसे किया है। तो इसका अपने हो जाएगा उत्तर लिखना है, गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है। पहला है अपना यहाँ पे, गुट निरपेक्षता के कारण भारत में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले जा सके जिनसे उनका हित सत्ता था, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। गुट निरपेक्षता के कारण क्या हुआ कि भारत खुद अपने फैसले ले सका, जिससे किसी अन्य देशों का कोई उसमें हित ना सत्ता हो, खुद का हित हो। दूसरा है, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे, यानी कि एक के साथ अगर अनबन होती है तो वो दूसरे के साथ उसका जो मित्रता है वो बनी रहे, इस तरीके का उसने स्थिति को पैदा किया है। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो हो सकता था और न ही उसे दौंस जमा सकता था, यानी कि न तो उसको बेफिक्र हो सकता था और न ही उस पर कोई दौंस जमा सकता था। तो ये इस तरीके से गुट निरपेक्षता से जो हित सत्य हैं वो 2 हित अपने पास इस तरीके से हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों के नाम हैं। तो गुट निरपेक्षता जो आंदोलन, उसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, जोसेफ वी टिटो यूगोस्लाविया के, अब्दुल नासिर मिस्र से, सुकर्नो इंडोनेशिया, बामे एनक्रुमा घाना से हैं। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीता को कैसे चुनौती दी थी, तीसरा प्रश्न है अपना। तो इसका हो जाएगा, शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय विश्व की सबसे बड़ी चुनौती गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिली। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो व घाना के बामे एनक्रुमा थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अल्प विकसित तथा विकासशील नव स्वतंत्र देशों को दोनों गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प दिया। तीसरा प्रश्न उसके बाद आगे अपने को इसी के अंदर देखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, यानी कि जो गुट निरपेक्ष देश है जिनके अंदर गुट निरपेक्षता बना, जो विकसित या विकासशील देश हैं उनके, तो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता के बीच सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूदों ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने हो उनके संकल्प में है। तो ये अपना था पूरा का पूरा जो प्रश्न था 3 नंबर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीता को चुनौती कैसे दी है। तो ये अपने मेन यहाँ से चुनौती किस तरीके से दी है, तो वो ये है अपना कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के देशों ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता के बीच सक्रिय भूमिका निभाई, और तीसरी बात है, गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। यानी कि अलग अलग महाशक्तियाँ हैं जो बड़े हैं, जो विकसित हो चुके हैं,
तो वो विकासशील देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, तो वो उनकी तरफ न जाकर अपना अलग स्वतंत्र रहने का उनका संकल्प है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचनाओं के 2 आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला अपना जो आधार है वो विकसित देशों को चुनौती देने में असफल। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से विकसित देशों को कोई कठोर चुनौती नहीं दे पाया। जो विकसित हो चुके हैं देश उनको कोई कठोर चुनौती नहीं दे पाया, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। दूसरा इसमें है, सिद्धांत विहीन नीति। आलोचकों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक सिद्धांत विहीन नीति माना है। जैसे भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई स्पष्ट पक्ष लेने से बचता रहा है। तो ये 2 इसकी आलोचनाएं हो जाएंगी, कमियां कह सकते हैं। इसके बाद है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना के 2 कारणों को लिखिए। तो अब भारत के अंदर जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसकी आलोचना के 2 कारण। तो पहला है, आलोचकों का मानना है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इस नीति के चलते भारत अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं करता है। दूसरा, किसी भी एक मुद्दे पर भारत का व्यवहार हमेशा समान नहीं रहा। शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों के गुट में शामिल होने वाले किसी भी देश की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1971 के अंदर जो सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और जबकि जो शीत युद्ध हुआ था उस टाइम किसी भी महाशक्ति के साथ इसने भारत है वो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जो 1971 आप जानते हो तो उसके टाइम सोवियत संघ के साथ मित्रता पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद अगला है, शीत युद्ध क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखिए। तो शीत युद्ध का अपने क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो, इसे शीत युद्ध कहते हैं। पूरी संभावना बन जाती है लेकिन उनके बीच युद्ध नहीं होता, इसे शीत युद्ध कहते हैं। अब इसके प्रमुख कारण, तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। इन दोनों का आपस में एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अपनी विचारधारा की लड़ाई में अमेरिका साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव कम करना चाहता था, तो सोवियत संघ पूंजीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहता था। ये दोनों के अपने अपने अलग मायने थे, उनके माइंड थे। तीसरा है, परमाणु बम से होने वाले भारी नुकसान की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। ऐसे में आमने सामने युद्ध होने की संभावना कम थी। चौथा है, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद भी कोई पक्ष युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला एवं विध्वंसात्मक हो सकता है। यानी कि युद्ध से जान माल सभी प्रकार की अपने को हानि होती है, खर्चीला होता है। तो इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता था कि युद्ध हो, लेकिन शीत युद्ध यानी कि एक दूसरे को उकसाने के लिए लगे रहते थे कि वो पहले कोशिश करे, और जब वो चाहता था कि वो पहले कोशिश करे। सातवां है, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण। तो इसका उत्तर हो जाए कि जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहती है, उसके कारण। तो पहला है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल आदि प्राप्त कर सकते थे। दूसरा कारण है, इनके भू क्षेत्र से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। ठीक है, हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। तीसरा है, सैनिक ठिकाने स्थापित करके महाशक्ति दूसरे की जासूसी कर सकती थी। यानी कि जो छोटे देश थे उनके साथ मित्रता संबंध स्थापित करके वो एक दूसरे की जासूसी करना, वहाँ पे अपनी सेना को भेजकर, और किसी युद्ध की अगर स्थिति बनती भी है तो उस जगह का पूरा उपयोग करना, सदुपयोग करना। तीसरा है, छोटे छोटे देश सैन्य खर्च उठाने में मदद कर सकते थे। यानी कि जो सेना का आने वाला खर्च है युद्ध के टाइम या कोई अन्य प्रकार की मदद है, तो वो छोटे देश अगर उनके साथ मित्रता होगी तो उनका हेल्प कर सकते थे। आठवां है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका अपने लिखना है, क्यूबा
मिसाइल संकट यह शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी। ध्यान रखना है, पहले शीत युद्ध से संबंधित प्रमुख घटना थी। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था जो उसे वित्तीय सहायता भी देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेचेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। यानी कि सोवियत संघ के जो नेता था वो क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में वहाँ मिसाइलें तैनात कर दी। तब अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जा सके। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि युद्ध होकर रहेगा। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्यूबा के कारण इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि हो सकता था कि युद्ध होगा। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब इन दोनों देशों के मध्य युद्ध होगा और भयंकर युद्ध होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। नाटो संधि की स्थापना कब की गई, इसका मुख्य कार्य क्या था? नाटो संधि की स्थापना, तो नाटो संधि की स्थापना अप्रैल 1949 1949 के अंदर हुई। नाटो संधि का मुख्य कार्य, इस संधि में शामिल देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो संधि में शामिल दूसरे देश भी इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये थी नाटो संधि। यानी कि एक व्यक्ति पर, एक देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है जो नाटो के अंदर नहीं है या नाटो के अंदर है, वो भी हमला कर, तो ये समझेगा उसने पूरे नाटो पर ही हमला किया और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वार्सा संधि की स्थापना कब की गई, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका उत्तर लिखना है। वार्सा संधि की स्थापना 1955 1955 में हुई। वार्सा संधि की स्थापना, इसका मुख्य कार्य नाटो संगठन में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। लेकिन नाटो के अंदर जो संगठन होगा था तो उन्हीं संगठन में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। 11वां है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो है, तो परमाणु से आप समझ गए होंगे, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी होगी कि इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जो परमाणु परीक्षण होते हैं, चाहे वो वायुमंडल के ऊपर हो रहा है, वायुमंडल धरती के नीचे, पानी के अंदर, कहीं पे भी हो रहा है, तो उस पे हस्ताक्षर हुए 5 अगस्त 1963 को जो महाशक्तियाँ थी उनके द्वारा। और इसको जो प्रभावी किया गया, परीक्षण करने से जो रोक लगा, वो हुआ 10 अक्टूबर 1963 को। इसके बाद है शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई और इनके कारण इस प्रकार हैं। पहला है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने में लगे थे। यानी कि वो चाहता था कि मेरे पास तो उससे ज़्यादा हथियार हो, और वो दूसरा जो अमेरिका था वो चाह रहा था कि मेरे पास उससे ज़्यादा हथियार हो, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरा है, गुट यह अनुभव करते थे कि आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों में कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा। यानी कि अगर दोनों ही महाशक्तियां, अगर दोनों में इस युद्ध होता है तो दोनों की जो बराबरी की टक्कर थी वो लास्ट में चाहे कोई भी जीता, लेकिन वो इस तरीके से नीचे गिर जाता, इस तरीके से उनको आर्थिक नुकसान होते कि वो वापिस खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे। ठीक है, परमाणु बम का आपने देख ही चुके हैं, पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक जगह पे परमाणु बम पहले फेंके गए थे। तो इसी कारण
तीसरा है इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों में कमी करने के लिए हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया पैदा हुई। इसके बाद है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? तो इसमें अपने जो दोनों देशों के बीच शीत युद्ध यानी कि युद्ध तो नहीं हुआ पर लेकिन युद्ध की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी, तो उस पे भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, भारत की क्या नीति थी, तो उसके बारे में शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति जो विदेश नीति भी गुट में शामिल न होने की थी। भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि किसी के अंदर वो शामिल नहीं होगा। इस नीति के अंतर्गत भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी से अलग रखते हुए नए स्वतंत्र देशों की गुटबंदी में जाने का विरोध किया और दोनों गुटों में मतभेद को कम करने का प्रयास किया। इसके बाद अब इसका भारत के हितों को दो तरह से आगे बढ़ाया है। तो इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत ऐसे निर्णय लेने में सक्षम रहा जो उसके हितों से संबंधित थे। शीत युद्ध के समय भारत ने इस प्रकार की संतुलित भूमिका निभाई कि दोनों महाशक्तियों में से कोई भी न तो उस पर दबाव डाल सके, न ही उसकी उपेक्षा कर सके और न ही अपने गुट में शामिल होने के लिए बाध्य कर सके, यानी कि भारत स्वतंत्र रहा। तो दोनों महाशक्तियां उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकी कि भारत उसके साथ मिले या उसके साथ मिले, वो भारत अपना खुद का निर्णय लेने में सक्षम रहा, ठीक है, और न ही अपने गुट में शामिल होने के लिए उसको भारत को बाध्य कर सके। छोटे देशों के महाशक्तियों से जुड़ने का क्या कारण है, क्या लाभ पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है। छोटे देश और महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे हैं, इसके क्या कारण है या लाभ है? तो इन्हें सुरक्षा का वादा मिलता है। छोटे देश होते हैं, दूसरे देशों से खतरा होता है, तो महाशक्तियों से उनको सुरक्षा का वादा मिलता है। महाशक्तियाँ जो बड़े देश हैं उनसे उन्हें हथियार मिलते हैं, आर्थिक मदद भी उनको मिलती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण वो भारत के अंदर जो छोटे देश हैं महाशक्तियों से जुड़ जाते हैं, ये जुड़ने के कारण है। तो इस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने देखे, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप अच्छे से ज़रूर करें। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।